हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं IRD को, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर भी समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा डिफर क्यों करते हैं, क्यों अलग अलग एसेट्स के अंदर, क्यों अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, क्यों जगह के हिसाब से इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा चेंज होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज्यादा डिफर क्यों करते हैं। जैसे कि हम जब देखते हैं सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2%, 3%, 4%। वहीं पे अगर हम FD में पैसे को इन्वेस्ट करें तो वो इंटरेस्ट रेट 6% से लेकर 8% के बीच में जाता है। वहीं पे अगर हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% से 12% तक भी पहुंच सकता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां भी 10-12% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर हम डायरेक्ट किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा डिफर करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज्यादा डिफर करते क्यों हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके लिए वो आती है एक तो रिस्क, यानी कि रिस्क जो है ना वो इंटरेस्ट रेट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम एक डायलॉग बोलते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन ज्यादा रिस्क लेता है उसे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा क्या होता है, सेफ रहता है, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या रहता है, सबसे ज्यादा कम रहता है, 2% 3% के आसपास। वहीं पे अगर उस पैसे को FD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पैसे की लिक्विडिटी हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर करते हैं, यानी कि हमने एक लॉक इन पीरियड चूज कर लिया कि 1 साल, 6 महीने, 5 साल, और जितना ज्यादा टाइम पीरियड लंबा होता है इंटरेस्ट भी क्या होता है उतना ही ज्यादा मिलता है। तो ये भी क्या हो गई, एक तरह से आपने एक रिस्क लिया, लिक्विडिटी खत्म कर ली, तो आपको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। सेम ऐसे ही जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इक्विटीज में, यानी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा डिफर करते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो फैक्टर आया मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क, कि भाई रिस्क जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा एक फैक्टर जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है टाइम, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। जब हम एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट जब हम FDs में करवा देते हैं, यानी कि एक लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, पैसे को लॉक इन पीरियड के अंदर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिटर्न्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या टाइम की बात। एक होता है लोकेशन की बात भी। अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में क्या होता है कि रूरल एरियाज में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं और जो अर्बन एरियाज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। उसका मैं आपको रीजन दूंगा, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं है रूरल एरियाज में, लेकिन अर्बन में है। तो अर्बन में लोग डायरेक्टली जो है ना वो क्या करते हैं, फॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज है वहाँ पे लोग इनफॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं, जो उन्हें मिलता है मंथली 2% पे, 3% पे, जो कि एनुअली हो जाता है 24%, 36%, 40%, 50% ऐसे। तो एक महंगे इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक तरह से बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज नहीं होती, उन्हें आइडियल इंटरेस्ट रेट की नॉलेज भी नहीं होती। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम कंसिडर पढ़ते हैं IRD, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा डिफर क्यों करते हैं। आप थोड़ा सा इसको और ज्यादा डीप में समझते हैं, और ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं या फिर सोर्सेज हैं IRD के, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले समझते हैं IRD को। तो IRD एज द टर्म सजेस्ट इज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट। ये एक टर्म होता है जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट, वो भी डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट बिलोंगिंग टू टू इंटरेस्ट बियरिंग एसेट। और ऐसे दो एसेट की बात करते हैं जो हमें इंटरेस्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो
फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉन्ड यील्ड्स 10%, अगर एक बॉन्ड है जो हमें 10% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, अनदर 7.5%, देन IRD इज 10 माइनस 7.5 2.5%, क्योंकि IRD मेन बात करता है डिफरेंस की, डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है 2.5% का है। तो IRD कैलकुलेशंस आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो IRD कैलकुलेशन है ना, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज करते हैं, इन्वॉल्विंग टू करेंसीज, जहां पे दो करेंसीज इन्वॉल्व होगी, फिक्स इनकम ट्रेडिंग भी करते हैं और बॉन्ड ट्रेडिंग के अंदर ही बात करते हैं, या फिर मॉर्गेज ऑफ हाउस एटसेट्रा। इन चीजों में हम जो है ना वो IRD को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, IRD देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया पहला कंसेप्ट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, जहां पे हमने डिस्कस किया IRD को। अब समझते हैं अगला पॉइंट जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ IRD, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट क्या आता है, डिफरेंसेस इन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो जानते हैं कि रिस्क के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट बहुत बार चेंज होते हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यानी कि अगर हमने रिस्क ज्यादा लिया है तो हम प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएंगे, ठीक है, यानी कि हमने किसी एसेट्स में, किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है तो कंपैरिजन में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलता है, और कहीं पे कोई ऐसा एसेट है जहां पर रिस्क बहुत कम है तो वहां पे प्रॉफिट भी बहुत कम हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाता है। वही चीज ये है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज अ प्राइमरी कंसीडरेशन व्हाइल एक्सटेंडिंग लोन। जब हम लोन की बात करते हैं, लोन्स आर मेड इन सच अ वे, लोन इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट इज निल। तो जो रिस्क है ना, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और रीपेमेंट इज निल, क्या तो निल है या फिर क्या है, मिनिमम है। तो वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क इज टू डिफॉल्ट टू आस्क फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कई बार क्या होता है, या तो हम बिना किसी कोलेटरल के लोन ले पाते हैं, लेकिन कई बार हमें लोन लेने के लिए कोलेटरल का भी यूज करना पड़ सकता है। और कोलेटरल यूज करने का मतलब पता है क्या होता है, हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा है, तब जाके हमें लोन मिल रहा है। क्योंकि ऐसे केसेस में ना जो बैंक है वो रिस्क में नहीं रहता, यानी कि बैंक ने एक तरह से सिक्योर्ड लोन दिया है। अगर आपने कभी लोन रीपे नहीं किया तो बैंक उस चीज को सीज कर लेती है, या फिर उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, उस एसेट को अपने पास गिरवी रख लेती है और बाद में उसका ऑक्शन करके पैसा कवर कर लेती है। तो ये एक तरह से बैंक के लिए क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन जब भी बैंक बिना कुछ गिरवी रखवाए लोन देती है तो बैंक के लिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसे देखा होगा आपने कि पर्सनल लोन्स पे जनरली इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चार्ज करती है बैंक। वही चीज यहाँ पे है। वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क इज टू डिफॉल्ट इज टू आस्क फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मंगवा लो एंड अगेंस्ट द लोन गिवन टू बोरोवर, उस लोन के लिए जो उन्होंने बोरोवर को पे किया है। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करना बस। हाँ, अब देखते हैं आगे। इसके बाद देयर कुड ऑल्सो बी मैनी अदर रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। जहां पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं, डिफरेंसेस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ डेट, कि डेट की लिक्विडिटी क्या है। आपने जनरली देखा होगा लोग जब भी पैसा लेते हैं इनफॉर्मल तरीकों से, इनफॉर्मल क्रेडिट यूज करते हैं, तो लोग जो है अपने रिलेटिव से पैसा उधार ले सकते हैं, किसी और से ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ना जनरली आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। लेकिन जिस लैंडर ने वो पैसा प्रोवाइड किया है उसकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी से अपने पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि उसे ब्याज मिल रहा है। तो जब उस पर्सन के पास पैसा आएगा तभी उस पैसे को मांग सकता है। यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि लोग जो है ना वो अपनी लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं इंटरेस्ट रेट के बजाय। तो होता क्या है, जब वो लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अपने आप ही कम हो जाता है। यानी कि जितना पर्सन लिक्विड एसेट की तरफ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाएगा, रिटर्न्स उतने ही कम हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट इतना कम क्यों मिलता है पता है आप लोगों को, क्योंकि वो पैसा हाईली लिक्विड है। एक पर्सन जब मर्जी चाहे बैंक में जाकर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। तो लोग जो है ना वो लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय, यानी कि रिस्क लेते। वो सोचते हैं कि भाई जितना ज्यादा पैसा लिक्विडिटी की फॉर्म हमारे पास रहेगा हम उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि कोई भी दिक्कत आई, कोई भी अनसर्टेनिटी आई फ्यूचर में तो हम उस पैसे से कवर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है, लिक्विडिटी ऑफ डेट और एनी एसेट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ईज एंड सर्टेनिटी विद व्हिच इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। यानी कि वो तरीका जिसके जरिए हम जितनी जल्दी हो सके अपने
पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस, किसी भी लॉस को बिना लिए। जनरली इन्वेस्टर्स प्रेफर मोर लिक्विड एसेट, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बार अच्छे लिक्विड एसेट्स को चूज करते हैं टू एसेट्स विद लेस लिक्विडिटी, उन एसेट को छोड़ देते हैं जिनकी लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर लिक्विडिटी कम है और पैसे की जरूरत उन्हें पड़ी तो हो सकता है उनका पैसा वहां से ना निकल पाए, जिसकी वजह से भले ही रिटर्न्स कम रहते हैं लेकिन लोग प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी को। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो लिक्विडिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर हाई लिक्विडिटी है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो लिक्विडिटी है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के हिसाब से भी कई बार हमें इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होगी, तो ऐसे केसेस में जनरली रिटर्न्स हाई रहते हैं, और जब भी कोई पॉलिसी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है तो उसके रेट ऑफ रिटर्न्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं। If it has been observed that the longer the term or time, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बड़ा होगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, the length of maturity of a debt or bond, higher is the rate of interest। तो rate of interest क्या रहेगा, हाई रहेगा associated with it, जो उसके साथ एसोसिएट है। Similarly short term bonds bear a lower rate of interest, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की, उसमें क्या होता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, वन रीजन फॉर दिस इज टू एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश होती है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लॉन्ग टर्म तक वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें या फिर लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को सेव कर पाएं, एंड अट्रैक्ट फंड्स, और अपने फंड को अट्रैक्ट भी करें टू बी यूज्ड ओवर लॉन्गर पीरियड, ताकि उनका फंड जो है वो लंबे टाइम तक यूज हो, टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके या फिर सस्टेन किया जा सके। यानी कि हायर रिटर्न्स एक तो मिलते हैं जब एक पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट रखता है अपनी, और एक रीजन इसका ये भी होता है कि अगर एक पर्सन ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक इन्वेस्टेड है, इसका मतलब उसने एक तरह से अपने पैसे को लॉक इन पीरियड के अंदर डाल दिया है, तो उसे रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए, वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो चीज़ करता है। और एक रीज़न ये भी होता है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, कि मोटिवेट करने का तरीका होता है कि लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, इसलिए उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस इज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन्स। अब ये समझते हैं, डिफरेंसेस इज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन्स, यानी कई बार जो है ना, जब भी लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से रहता है, क्योंकि उस पर अदर कॉस्ट भी आती हैं, पेपर वर्क का कॉस्ट हो सकता है, जो पर्सन रखा हुआ है सब चीज़ों को चेक करने के लिए उसकी भी सैलरी जाती है, यानी कि बहुत सारे कॉस्ट भी आते हैं, जिस चीज़ को लेके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाता है। फॉर एक्सटेंडिंग लोन लेंडर्स मस्ट बियर द कॉस्ट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, तो जो लेंडर्स हैं उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी से गुजरना पड़ता है, सच एज अप्रेजल ऑफ लोन एप्लीकेशन, कि भाई लोन एप्लीकेशन कैसे चेक करना, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना कि भाई प्रॉफिट है या नहीं है उस पर्सन को पैसा उधार पे देके, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना, वेरिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मंगवाई गए हैं क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स तो यूज नहीं किए गए लोन लेने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना उन सब चीज़ों का, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके अलावा मार्केट स्टडी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट पार्ट क्या आता है, एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, और जो फाइनेंस का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना वही बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसका पार्ट बनता है हमारे पास, डिफरेंसेस इज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन्स, यानी कि सब की कॉस्ट चुकानी पड़ती है एक लेंडर्स को जब वो एक तरह से कुछ भी पर्सन को बोरोइंग या फिर बोरोवर्स को पैसा उधार पे देता है, तो ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी से जरिए उसके अलग अलग कॉस्ट अराइज होती है। तो ये फोर्थ पॉइंट आया, इसके अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि भाई जब इतने काम करने पड़ रहे हैं तो पैसा ज़्यादा चार्ज होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे केसेस में ज़्यादा चार्ज किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, मार्केट इम्परफेक्शन।
इम्परफेक्शन, बहुत बार हमें ना मार्केट के अंदर इम्परफेक्शंस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब वो मार्केट इम्परफेक्शन क्या होता है वो हमें स्टडी करना है। तो लैक ऑफ होमोजेनिटी रिस्पेक्टिवली अमंग बोरोवर्स, मतलब ना तो बोरोवर्स एक जैसे हैं ना लैंडर्स, हैज क्रिएटेड मार्केट इम्परफेक्शन, तो मार्केट इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट होता है। अब उसके 5 रीजन लिखे हुए हैं, यानी आपने देखा होगा तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना डिफर कर रहे हैं कि लैंडर्स अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। आपने देखा होगा बैंक्स भी कई बार अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना लोन का बहुत सस्ता होता है, कुछ प्राइवेट बैंक का बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत से फैक्टर्स जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इम्परफेक्शंस आते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, इन इंडिया बोथ इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स एंड प्राइवेट लैंडर्स को एग्जिस्ट, यानी कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल लैंडर भी है और साथ साथ प्राइवेट लैंडर भी है, यानी कि लोग चाहे तो फॉर्मल तरीके से भी लोन ले सकते हैं और चाहे तो इनफॉर्मल तरीके से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट लैंडर के पास चले गए, ठीक है, वहां जाके लोन ले लिया, पर दिक्कत क्या है कि प्राइवेट लैंडर जो है ना वो भले ही बिना सिविल चेक के लोन देते हो, ठीक है, बिना ही ट्रस्ट बेस के लोन देते हो, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा हाई रहता है और उनके लोन वापस रिकरेक्ट करने के तरीके भी बहुत ही बेकार होते हैं और बहुत गंदे होते हैं, वाहियात होते हैं। यानी कि प्राइवेट एक तरह से कहीं से पैसा उधार लेना प्राइवेट लैंडर से एक तरह से लोगों को नुकसान में ही डाल देता है। हाँ, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ प्राइवेट लैंडर्स अच्छे भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है कि हम जो है रिलेटिव से भी लोन लेते हैं, दोस्तों से भी ले लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट पर ले लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से क्या होता है कैजुअल होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं डालते हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट लैंडर्स जिनका काम ही इस लोन के बेस पर चलता है, वो बहुत ही, मैं क्या ये वर्ड बोलूँ यहाँ पे, मतलब बहुत ही वाहियात तरीके यूज करते हैं उस लोन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो और इंस्टीट्यूशनल लैंडर है तो भाई वो तो भाई लोन उन्हीं को देगा जिनका तो सिविल अच्छा है, जिन्होंने कोलैटरल कुछ ना कुछ रखा हुआ है, क्योंकि कोलैटरल लोन को जनरली इंस्टीट्यूट में प्रेफर किया जाता है एक तरह से, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता उनके लिए, ठीक है। तो एक अच्छा लोन मानते हैं वो लोग, इसलिए जो लैंडर्स है ना जनरली खासकर इंस्टीट्यूशनल लैंडर वो कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखवाते हैं लोन लेते वक्त। हाँ, पर्सनल लोन में सिविल स्कोर के बेस पे लोन मिल जाता है। इसके बाद बी पॉइंट क्या आता है, मनी लैंडर्स इन विलेजेस। जब हम बात करते हैं मनी लैंडर की विलेजेस के अंदर ऑफ इंडिया, चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं मनी लैंडर्स किनके अंदर, गांवों के अंदर, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ बोरोवर्स हु आर मोस्टली इलिटरेट, क्योंकि जो गांव के लोग हैं बहुत ज्यादा अनपढ़ होते हैं, ठीक है, जो बोरोवर है वो इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उन्हें नहीं पता होता कि किस किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और आपने देखा होगा पहले जमींदारी सिस्टम में भी कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी कि किसान जो है, छोटे मोटे फार्मर जो है, वो बड़े बड़े जमींदार से, फार्मर से लोन ले लेते हैं और फिर उनसे लोन चुकाया नहीं जाता, तो होता क्या है वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपने एसेट्स, अपनी जमीनों को उन्हें बेचना पड़ता है और वो उनसे ले लेते हैं जबरदस्ती। तो ये एक बेकार सिस्टम था, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने कोशिश ये की कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो गांवों के अंदर भी वेल डेवलप होने चाहिए, खासकर पोस्ट ऑफिस वगैरह, ताकि अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन की जरूरत भी है तो उनके पास बैंक के ऑप्शन खुले हुए हो, वो वहां पे जाके लोन ले पाए इजीली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद सी पॉइंट क्या आता है, मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोन। बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ लोन, मतलब लोन के वॉल्यूम पे कि कितने बड़े अमाउंट में लोन है और जो नेचर है उसका प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करते हैं और ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में इम्परफेक्शन क्रिएट करते हैं। डी पॉइंट, वेरी ऑफन कस्टमर्स क्रेडिट वर्थिनेस, जो मैं बोल रहा था ना कस्टमर का सिविल स्कोर एंड रेपुटेशन इज बेटर फाइनेंशियल स्टेटस, तो वो कहीं ना कहीं उसका बेटर फाइनेंशियल स्टेटस शो करती है, बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इन ग्रांटिंग अ लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर किसी पर्सन का सिविल स्कोर अच्छा है तो उसे एक कम इंटरेस्ट रेट पे भी आराम से लोन प्रोवाइड हो सकता है, लोन मिल जाएगा बैंकों के द्वारा क्योंकि उसने सिविल्स काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं अपने। इसके बाद उसका स्टेटस काफ़ी अच्छा है। तो यही एक रीजन होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगले वीडियो में बात भी करूंगा, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम मार्केट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो जनरली बैंक्स ना एग्रीकल्चरल काम के लिए जल्दी से लोन प्रोवाइड करना पसंद नहीं करती, ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में भाई जरूरी नहीं है कि वो जो एग्रीकल्चर है फिर जो फसल वगैरह है वो अच्छे तरीके से उग ही पाएंगी, बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सी दिक्कतें आ गई तो लोन कौन चुकाएगा। तो पर ऐसे किसी में एक बात अच्छी है, इंडिया के अंदर जो मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट रोल में आती है और गवर्नमेंट ना यहाँ पे इंटरेस्ट
लोन, जो भी लोन लिया है किसानों ने, उसके इंटरेस्ट रेट को अपने हिसाब से चेक करती है, अपने हिसाब से देखती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइस है उसको भी गवर्नमेंट खुद ही डिटरमाइन करती है, जिससे क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो फार्मर्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना, उसके लिए लोन ईजिली मिल जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है, फिर इंडस्ट्री के लिए उसे लोन चाहिए, तो उसे लोन ईजिली और कम इंटरेस्ट रेट पे इसलिए मिल जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पैसा कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए यूज होगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो ईजिली लोन को रीपे कर देंगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर एक चला चलाया बिजनेस है उसके ऊपर लोन जो है वो ईजिली मिल जाता है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं कि एक सेक्टर को लोन ईजिली मिल रहा है, एक सेक्टर को नहीं मिल रहा, किसी पर्सन को ईजिली मिल रहा है, किसी पर्सन को नहीं मिल रहा। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो मार्केट इम्परफेक्शंस क्रिएट करती हैं। और उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि IRD यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता क्या है, क्यों इंटरेस्ट रेट डिफर करते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं IRD के, सब कुछ मैंने इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक नया कंसेप्ट, ठीक है, इस चैप्टर का। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई भी क्वेरी बच गया, कोई भी क्वेरी रह गई, कोई भी डाउट रह गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर सबके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।